आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। हेलो डॉक्टर। एक केस स्टडी को ऐसे समझिए। 8 साल के एक बच्चे को क्लास में ब्लैक बोर्ड पर लिखी बात को कॉपी करने में दिक्कत होती थी। क्लास में एक जगह बैठकर लिखना एक तरह से उसके लिए नामुमकिन ही था। वो हर समय क्लास के दूसरे बच्चों को परेशान करने, सामान की तोड़फोड़ करने और तरह तरह की खुराफातों में लगा रहता। आगे चलकर उसकी ये सारी आदतें पेरेंट्स के लिए बड़ी मुसीबत बन पड़ी। उसके एकेडमिक्स में समय के साथ परफॉर्मेंस बहुत खराब होने लगा, पढ़ाई में वो कमजोर होने लगा। क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा बच्चा या बड़ा है जिसे कोई बात समझने में दिक्कत होती है? छोटी छोटी जानकारियां उन्हें याद नहीं रहती, बहुत जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते हैं, बार बार ध्यान भटकता है, खुराफात में ध्यान ज्यादा लगता है, चंचल ज्यादा रहते हैं। अगर इन सभी सवालों का जवाब हाँ है तो हो सकता है कि वे बच्चे या बड़े ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के शिकार हों। नाम थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसे आसान भाषा में समझे तो ADHD एक ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जो सबसे ज्यादा बच्चों को प्रभावित करता है। इसके मरीजों के दिमाग का विकास यानी डेवलपमेंट सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में या तो बहुत धीरे होता है या ठीक से नहीं हो पाता। आज के हेलो डॉक्टर में बात इसी पर करेंगे। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मैं हूं खुशबू। बाल रोग विशेषज्ञों के अनुसार देश के 6% से ज्यादा बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD की चपेट में हैं। ये समस्या आजकल आम होती जा रही है। ये मेंटल डिसऑर्डर है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और ये हमारे बर्ताव पर असर डालता है। हमारे दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा तो सामान्य ढंग से काम करता है, लेकिन कई बार हम किसी चीज़ पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते। आराम करने में दिक्कत होती है, रोज़मर्रा की यादाश्त को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इससे चिंता, डिप्रेशन, डिस्लेक्सिया जैसी मुश्किलें होती हैं। इस बीमारी का पता लगाना भी उतना ही चैलेंजिंग है। लंबा प्रोसेस है बहुत। बचपन से ADHD के शिकार लोगों को उम्र के तीसरे दौर में जाकर पता चलता है, एहसास होता है कि उनका दिमाग अलग हटकर है। आमतौर पर ये कंडीशन बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन सही समय पर इलाज ना मिले तो बच्चा इसी मिजाज के साथ बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें अवेयरनेस की कमी है। जागरूक ना होने की वजह से माँ बाप अक्सर इस डिसऑर्डर के लक्षणों को बच्चे की शरारत या महज उनका बचपना समझकर ध्यान नहीं देते। इसीलिए ना समय से इसका पता चल पाता है, ना ही उन्हें किसी तरह की मदद मिल पाती है। उल्टा बच्चे टीचर्स और पेरेंट्स से डांट खाते हैं। लेकिन बड़े लोग ये नहीं समझते कि ये उन बच्चों के साथ ज्यादती है, क्योंकि ऐसा वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि ADHD के बारे में लोगों को सही जानकारी हो। इस बीमारी के बारे में, इसकी वजहों को, इसका इलाज कैसे होता है, पेरेंट्स कैसे समझे कि उनके बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। ये सब जानने समझने के लिए आज हमारे साथ इंटरनेट कॉल पर जुड़ गए हैं डॉक्टर अभिषेक कपूर, जो गुरुग्राम के मणिपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर अभिषेक कपूर आपका आज तक रेडियो पर। तो कैसे हैं आप? खुशबू जी, अच्छा, और मेरी ओर से थैंक यू आपके लिए। और मैं कोशिश करूंगा जो भी आप लोगों की कह रही हो मैं इसको सॉल्व कर सकूं। डॉक्टर, जैसे हम जानते हैं कि आजकल जो बच्चे हैं वो कितने ओवर एक्टिव हैं, स्मार्ट टेक सैवी हैं एक तरीके से। वो भी चलना भी नहीं सीख पाते हैं, तो उन्हें बेड पर बैठे बैठे मोबाइल स्क्रीन चाहिए होता है और उन्हें पता होता है कि कौन से आइकन पर टैप करेंगे तो क्या चीज़ खुलेगी। और हालांकि ये कुछ बच्चों में अलग होता है। कुछ बच्चे इसे जल्दी ग्रैब नहीं कर पाते हैं, कुछ चीज़ों को उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, उतने एक्टिव नहीं होते हैं। और ऐसे ही जो एक बीमारी है ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो इसके और भी कई पहलुओं को समझने से पहले मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि ADHD एक लेमैन की भाषा में आप अपने पेशेंट को, जो पेरेंट्स है, जो गार्जियन है, उनको कैसे समझाएंगे ये क्या होता है ADHD? एक्चुअली ADHD अगर हम देखें, हर बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें एक चंचलता रहती है। नॉर्मली उम्र के साथ साथ वो चंचलता कम होती रहती है। नॉर्मली जब भी हम किसी भी बच्चे को ADHD डायग्नोज करते हैं तो हमारे उस चीज़ के एक सर्टन क्राइटेरिया रहते हैं। लाइक जब भी हम बच्चे को असेस करते हैं तो हम नॉर्मली ADHD के बच्चे को 3-4 एरियाज में डिवाइड कर असेस करने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा घर में कितना चंचल है, या स्कूल में कितना चंचल है, या घर के बाहर कितना चंचल है।
उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उस चंचलता की वजह से फैमिली मेंबर को या घर के बाहर बाकी लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है। ये मान के चलो कि एडीएचडी इज जस्ट जो चंचलता का, जो बच्चा जितना भी चंचल है या बच्चा जितना भी हाइपर एक्टिव है, जब वो इतनी स्केल में आ जाता है कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, तब हम उसको डायग्नोसिस में रखते हैं एडीएचडी। डॉक्टर, ऐसे तो हम अक्सर बचपन में ये सुनते आए हैं कि बच्चों का एक्टिव होना, चंचल होना बहुत अच्छी बात होती है। इसका मतलब ये कि वो बहुत एनर्जेटिक हैं। लेकिन एडीएचडी ठीक इसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है। तो ऐसे में पेरेंट्स कैसे पहचाने कि उनका बच्चा शरारती है तो वो बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है या फिर वो एडीएचडी से पीड़ित है? वो कौन से रिस्क फैक्टर्स है जो पेरेंट्स अपने बच्चों में नोटिस कर सकते हैं ताकि उसका डायग्नोसिस सही टाइम पे हो सके? खुशबू जी, एक तो एडीएचडी में हम 3 मेन चीजें चेक करते हैं। एक तो बच्चे की अटेंशन कैसी है, दूसरा बच्चा एक्टिव कितना ज्यादा है, तीसरा बच्चे की इम्पल्सिविटी मीन्स किसी चीज में एकदम से कूदने की क्षमता कितनी है। जिन बच्चों में नॉर्मली एक छोटी सी एज है, लाइक 6 साल से कम की एज में अगर हमारे पास पेरेंट्स भी आते हैं कि बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है, बहुत उछल कूद कर रहा है, टिक के नहीं बैठ रहा, तो हम उसमें अगर एडीएचडी डायग्नोज भी करते हैं तो हम ज्यादा ट्रीटमेंट या वो चीज प्रेफर नहीं करते, क्योंकि वो उसकी ग्रोइंग एज है। 6 ईयर के कम बच्चे नॉर्मली ज्यादा चंचल होते ही हैं। बट अगर बच्चा इतना ज्यादा शरारती है कि छोटी छोटी चीजें, कहीं अपने स्कूल में गया, पेंसिल रबर उसने मिस कर दिया, या टीचर उसको सिखाने की कोशिश कर रही है, वो बार बार टीचर पे ध्यान नहीं दे रहा, बाहर की ओर देख रहे हैं, या मदर घर में कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मदर के साथ बैठने की बजाय बार बार उठता जा रहा है, या हल्की सी घर में डोरबेल बजी तो बाहर की ओर जाता जा रहा है, या घर के बाहर जब पेरेंट्स लेके जाते हैं तो हाथ छुड़ा के भाग जाता है। अगर ऐसे ऐसे उनमें सिम्टम ज्यादा हैं जिसकी वजह से फैमिली मेंबर्स को दिक्कत आ रही है घर में और स्कूल में टीचर्स को दिक्कत आ रही है, तो बच्चे को एक बार एडीएचडी के लिए एक्सेस करवाना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, जैसे आपने कहा 6 साल का आपने ज़िक्र किया कि अक्सर बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो इतने साल के बच्चों की शिकायत लेकर आते हैं। तो मैं आपसे बस ये पूछना चाह रही थी कि कौन-कौन से एज में जो एडीएचडी का रिस्क है वो बढ़ते चला जाता है और पेरेंट्स और भी क्या चीज़ें नोटिस कर सकते हैं इसमें? नॉर्मली हम जो भी इसमें चेक करते हैं वो 12 साल से कम में। एज उम्र के साथ साथ जैसे जैसे हम उम्र में बच्चे देखते हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम होती रहती है। नॉर्मली जितनी भी हमारी स्टडीज हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम 7 या 8 साल के बच्चों में चेक करें उसमें 30 to 40% में एडीएचडी के हल्के बहुत सिम्टम रहते हैं। 10 साल के बच्चे तक वो परसेंटेज 26% के आसपास आ जाती है। 12 साल के बच्चों में नॉर्मली 20 से 25% बच्चों के आसपास में एडीएचडी के सिम्टम्स रहते हैं। नॉर्मली फैमिली मेंबर को ये चीज उसमें चेक करनी होती है कि हाइपर एक्टिविटी की वजह से कहीं उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस में स्कूल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये नॉर्मली हम 12 साल से जितने भी कम बच्चे हैं उनमें ये चीज ज्यादा दिखती है। डॉक्टर अभिषेक, कोई भी जो बीमारी होती है उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होते हैं। तो जो ये एडीएचडी है जिसमें आपने बच्चों के कुछ सिम्टम्स बताए जो नोटिस आते हैं, लेकिन उसके मुख्य कारण क्या होते हैं? मेन कॉजेस क्या होते हैं जिसकी वजह से बच्चे एडीएचडी के शिकार हो जाते हैं? देखिए, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है। रीजन आप मान लीजिए 60% में तो हमें वो कई बार फैमिली हिस्ट्री मिलती है। रेस्ट आप मान लीजिए कि एट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी हल्का सा कुछ इंजरी हो जाए बेबी को, या कोई ड्रग इफेक्ट आ जाए, या अब किसी तरह का भी कुछ इन्फेक्शन हो मदर को, वो भी एक रीजन बन सकता है एडीएचडी होने का। और फिर इसका डायग्नोसिस किस तरह का होता है डॉक्टर? मतलब अगर पेरेंट्स की नॉलेज के लिए कि उनको पता हो कि उनका बच्चा जब एडीएचडी का शिकार हो तो किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है बच्चों का?
देखिए नॉर्मली इनके लिए स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैं। दो तरह से हम हैं इसमें, एक तो DSM जो हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं, और उसमें हम फैमिली मेंबर्स मेनली पेरेंट्स से कंप्लीटली एक असेसमेंट पूछते हैं कि घर के अंदर और घर के बाहर बच्चे की ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी और अटेंशन में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइम फैमिली मेंबर, मदर और फादर को घर में वो चीज़ें नहीं पता चलती, बिकॉज उनके लिए तो बच्चा बचपन से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। द मोमेंट बच्चा स्कूल में जाना शुरू होता है तो स्कूल से कंप्लेंट आनी शुरू होती है कि बच्चा इंटरप्ट कर रहा है, आजू बाजू वाले बच्चों को बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। टीचर अगर कोई चीज पढ़ा भी रही है तो बीच में शुरू से ही उसको बोलना शुरू कर देता है। अगर बच्चे लाइन में जा रहे हैं तो लाइन को डिस्टर्ब करता रहता है, या बच्चे अपनी कोई न चीज वही स्कूल में भूलना शुरू हो जाते हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स ज्यादा आते हैं तब बच्चे को एक ADHD असेसमेंट के लिए साइकेट्रिस्ट के पास, उनके पास, या चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास भेजा जा सकता है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर अभिषेक, वो किस तरह का होता है? मतलब कितना आसान होता है, कितना इजी रहता है उसका ट्रीटमेंट, ताकि पेरेंट्स इसे समझ सकें? एक्चुअली इसमें जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड सिम्टम में हमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती। उसमें नॉन मेडिसिन के बिना ही हम लोग उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। घर में बड़े सिंपल से टास्क होते हैं, लाइक जैसे राजमा या चने हो गए, मिक्स कर दिए, बच्चे को हम कहते हैं कि उसको एक एक करके अलग करो। एक पेपर ले लिया, पेपर में हमने सर्कल किया, बच्चे को बोला कि उसको धीरे धीरे ड्राइंग करते रहो। ये इस तरह की एक्टिविटी होती है जो बच्चे की एक तो अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करता है और हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल में करता है। अगर इनके बावजूद बच्चे को अगर कंट्रोल में नहीं आ रहे, देन वी टेक हेल्प ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन नॉर्मली हम तभी प्रेफर करते हैं जब हमें लगता है कि एकेडमिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है हाइपर एक्टिविटी का। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी मतलब होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बच्चों की, वैसे वैसे जो ADHD की समस्या है, जो सिम्टम्स हैं, वो कम होने लग जाते हैं या फिर ये और बढ़ते चले जाते हैं? जी हाँ, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है ऑटोमेटिकली धीरे धीरे हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। डॉक्टर, जैसे आपने कहा कि बढ़ती उम्र के साथ ADHD की जो समस्या है वो कम होने लग जाती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो ये सोचें कि चलो बढ़ती उम्र के साथ तो ये ठीक ही हो जाता है, इतनी गंभीर समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहूँगी कि अगर इस ADHD की समस्या को सही टाइम पर नोटिस में नहीं लिया गया, इसका सही टाइम पर डायग्नोसिस नहीं हुआ, तो आगे चलकर ये और किन समस्याओं में तब्दील हो सकता है, बच्चों को और कितना परेशान कर सकता है? हम काफी फैमिली मेंबर को कुछ एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं, लाइक देयर आर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिंगर माइकल फिलिप्स। ही हैड ADHD ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड, पर फैमिली मेंबर ने उस चीज को थोड़ा कंट्रोल किया, ही बिकम गुड स्विमर। अगर हम ADHD को कंट्रोल नहीं करते फॉर टाइम बीइंग, फैमिली मेंबर को उस चीज की नॉलेज नहीं है या उस पर ध्यान नहीं देते, तो यही ADHD एक तो एकेडमिक में बहुत ज्यादा दिक्कत करती है, जिसके बच्चे के मार्क्स ईयर आफ्टर ईयर खराब आते रहते हैं। या ये ADHD आगे जाके बिहेवियर इशू थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर सकती है, लाइक कुछ एंटी सोशल पर्सनैलिटी काइंड ऑफ आ सकती है, बच्चा थोड़ा इम्पल्सिव अग्रेसिव बन सकता है। यही इश्यूज आते हैं ज्यादातर। अच्छा डॉक्टर अभिषेक, एक बात बताइए कि जो ये ADHD की समस्या है, ये ज़्यादातर बच्चों में ही देखी जाती है, लेकिन किन सिचुएशन में ये ADHD एडल्ट्स को भी अपनी चपेट में ले सकता है? फिर आप कैसे इसको डायग्नोसिस करते हैं एडल्ट्स में? देखिए, एक टर्म हम यूज करते हैं अडल्ट ऑनसेट ADHD। नॉर्मली ये हम तब डायग्नोस करते हैं जब एक अडल्ट हु इज 17 ईयर्स से जिनकी एज ज्यादा है वो हमारे पास आते हैं एंड हमें उनमें अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी के सिम्टम्स मिलते हैं।
बट ऐसे केसेस में जब हम डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि 12 ईयर्स की एज में उनमें ऐसे कोई सिम्टम थे या नहीं थे जो मिस हो गए। मोस्ट ऑफ द केसेस में उनमें ये सिम्टम पहले से होते हैं जो लेट डिटेक्ट होते हैं एट एज ऑफ मोर देन 70। काफी केसेस में एज जो अडल्ट आते हैं उनमें ऐसे लक्षण एंजाइटी का पार्ट भी रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी इनअटेंशन और हाइपर एक्टिविटी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग हम फिर मेडिकल ट्रीटमेंट उनको देते हैं। डॉक्टर, एक सवाल मेरा आपसे ये भी था कि सोशल मीडिया आजकल मतलब कौन यूज़ नहीं करता है, सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये जिन बच्चों में ये जो ADHD की समस्या है वो अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये और कितना एक तरह से इस समस्या को और बढ़ा देता है, और पेरेंट्स को इसमें कैसे ध्यान रखना होगा अपने बच्चों का जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। देखिए, पेरेंट्स को एक तो इसमें देखना है कि सोशल मीडिया पे क्या क्या चीजें एक्टिविटी पेरेंट्स कर रहे हैं। बेसिकली आजकल की टाइम में बुलिंग वेरी कॉमन। एक बच्चा दूसरे को किसी न किसी तरह से बुली करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो एक अनकॉन्शियस एंजाइटी बढ़ती है, जिसमें वो ADHD के अगर बच्चे में थोड़े से सिम्टम है वो एग्रीवेट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में एक तो फैमिली मेंबर को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी एक्टिविटी अगर बच्चा सोशल मीडिया पे कर रहा है तो क्या चीज कर रहा है। वो एक दूसरे को किसी चीज को लेकर तंग तो नहीं कर रहे, टोक तो नहीं रहे, या बुली करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। डॉक्टर अभिषेक, अब इसका ADHD का परमानेंट इलाज तो नहीं है, हम इसे थेरेपीज के साथ कंट्रोल ही कर सकते हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में भी हम क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं ताकि ये और सीवियर ना हो सके आने वाले जो भी स्टेजेस हैं इसके। देखिए, परमानेंट इलाज बिकॉज ये कोई कम्युनिकेबल या वैसी कोई डिसऑर्डर नहीं है। इट इज मेनली जिन फैमिलीज में पॉजिटिव हिस्ट्री रहती है उनमें ये चीज ज्यादा देखा गया कि अगर फैमिली में जेनेटिकली ऐसे हैं तो एक थोड़े बहुत उसमें आगे अराउंड 60% में वो एक पॉजिटिव हिस्ट्री हमें मिलती है। तो इसमें कुछ ऐसा है कि इन फ्यूचर ना हो परमानेंटली, तो इस चीज की कोई वो नहीं है। रहा लाइफस्टाइल में हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि यही है कि फैमिली मेंबर को थोड़ा सा इस चीज के लिए अवेयर होना जरूरी है कि इस तरह की इलनेस होती है, ताकि बच्चों को एज अर्ली एज पॉसिबल हम इस प्रॉब्लम के लिए डायग्नोस कर लें और अकॉर्डिंग उस चीज को हम मैनेज कर लें। क्योंकि ADHD का इलाज है पहली बात, और इसको हम विद मेडिसिन और विद थेरेपी कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट ए काइंड ऑफ है कि बच्चे में एनर्जी ज्यादा है, हम बच्चे की अगर एनर्जी प्रॉपर्ली चैनलाइज कर लें तो उसका जो आफ्टर इफेक्ट है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर, तो कुल मिलाकर बात यही है कि अगर आपका बच्चा ADHD की समस्या से पीड़ित है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर वो बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, शरारत करता है, एक जगह टिक कर नहीं रहता, बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, तो अगर ये बच्चे ऐसे काम करते हैं तो शरारत या शैतानी समझकर इग्नोर नहीं करिए, बल्कि जो डॉक्टर ने अभी कहा कि उनकी एनर्जी को, उनकी चंचलता को एक जगह चैनलाइज करने की ज़रूरत है, एक जगह सही जगह पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ना कि उसे वेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो बहुत हद तक मुमकिन है कि आप घर पर ही ये जो ADHD की समस्या है, लक्षण है बच्चों में, उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें उनकी मदद कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमसे बातचीत करने के लिए इस टॉपिक पर इतने डिटेल में। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वक्त है आज के हेलो डॉक्टर को यहीं समेटने का। कोई और ऐसी समस्या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, उससे जूझ रहे हो और ये चाहते हो कि बाकी लोगों को भी इससे अवेयर किया जा सके, तो अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। ईमेल पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.com। हेलो डॉक्टर के ऐसे ही और एपिसोड्स को आप हॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, Jio7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ खुशबू, मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड और सुनते रहिए आज तक रेडियो। बाय बाय। दिन भर की हलचल के बाद जब शाम ढल जाए तो चले आइए आज तक रेडियो पर। खबरों के सबसे अहम पड़ाव तक ले चलेंगे आपको। तसल्ली से बताएंगे कि दिन में हुआ क्या और जो हुआ उसका मतलब आपके लिए क्या था।
फील्ड पर रहने वाले रिपोर्टरों की फौज है हमारे पास, एक्सपर्ट्स का जखीरा है। ये सब होते हैं इस डेली न्यूज़ एनालिसिस पॉडकास्ट में, जिसका नाम है दिन भर, सोमवार से शुक्रवार हर शाम आज तक रेडियो पर।